साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो कक्षा 12वीं के लिए सैंपल पेपर अपलोड किए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमें जो है जाना पड़ेगा mpbsc.nic.in। ऊपर आप वेबसाइट देख सकते हैं, ये होम पेज आ जाता है और इस पर हमने जो है शैक्षणिक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ, इस पर हमने क्लिक किया तो हम जो है अगले पेज पर पहुँच जाते हैं इसके। और अगला पेज हमारे सामने आ जाता है जिसमें एकेडमिक लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जो है मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं भी मिल जाएंगी देखने के लिए। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर 4th नंबर में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 25-26 परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों की जानकारी दी गई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 25-26 परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी गई है। सभी विषय दिए गए हैं। चूँकि मैं इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स वाले ऑप्शन पे जाके और इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करते ही ये पेपर हमारे सामने खुल जाएगा। तो इसमें जो है 32 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ये देखेंगे नीचे यहाँ आके कि 1 से 5 तक जो है सभी वस्तुनिष्ठ हैं और प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। ये 32 नंबर जो है किसी भी बच्चे के लिए बड़ी स्कोरिंग होते हैं और इनसे जो है आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ने में उनके लिए पास होने में भी ये नंबर बड़े निर्णायक होते हैं। तो आज हम इन्हीं 32 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसमें पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग कहलाता है। तो यहाँ देखिए योग, योग मतलब होता है कुल, और किसका कुल करना है? उपयोगिताओं का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कुल उपयोगिता। योग और कुल एक ही चीज है। अब किसका योग है वो यहाँ लिखा हुआ है तो कुल हो गया उपयोगिता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है बिल्कुल। हम इसके बाद जो है अगले विकल्प पे जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग। फिर से योग आ गया। योग को हमने क्या देखा कि योग को कुल भी कहते हैं। अब कुल दो जगह है, लागत और आगम में, लेकिन यहाँ क्या है? ऊपर लागत। तो हमें देखना है कुल लागत। अब इसके बाद तीसरा है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से। कौन सी मांग? बाजार मांग। और क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर अधि यहाँ से आ गया, मांग यहाँ से आ गया, अधि मांग बन जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 पे जाते हैं। तो बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होता है। देखिए प्रारंभ में जो जीडीपी ज्ञात की जाती है वो बाजार कीमत पर ही प्राप्त होती है। अब चूंकि बाजार कीमत को अपन को साधन लागत पर बनाना है तो इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाना होता है। तो अगर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाएं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? साधन लागत पर जीडीपी की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से जो है ये जो अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? एनआईटी भी बोला जाता है इनको, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एमपी में से यानी सकल घरेलू उत्पाद जो बाजार कीमत पर प्राप्त हुई है इसमें से अगर आप शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे, एनआईटी को घटा देंगे, तो जीडीपी एफसी यानी सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाएगी। अब 5वां नंबर का जो प्रश्न है कि नगद कोष अनुपात सीआरआर 20% है तो 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितना रुपया नगद कोष में रखना होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जो 20% है सीधा सीधा 20/100 कर दीजिए और जितनी जमाएं हैं उसका गुणा कर दीजिए यहाँ पे आप। तो आप देखेंगे इसमें कि अगर हम इसको करेंगे तो हम 20/100 और गुणा कर देंगे 100 का। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसी प्रकार से 100 की जगह अगर ये 200 होता तो आप क्या करते कि 20 बटे कर देते 100 और गुणा कर देते 200 का। तो यहाँ कट के क्या बन जाता है? ये सीधा सीधा 40 आ जाता। हमारे इस प्रश्न में 100 रुपए की जमाओं के पीछे है तो उत्तर आएगा हमारा 20 आ जाएगा इसका। ठीक है। इसी प्रकार से एमपीसी का मान पूछा गया है आपसे। तो एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सरप्लस यानी एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर एमपीसी अकेला आ गया आपसे पूछा गया तो आप एमपीएस को पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा, और एमपीएस बराबर आ गया तो 1 माइनस एमपीसी लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूले को याद रखें और एमपीसी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना है। ऊपर वाले प्रश्न में भी जो 20 था उसको भी हाईलाइट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है
वो फिल इन द ब्लैंक या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अवसर लागत को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक लागत या आर्थिक लागत। कोई भी अगर आप एक उत्तर इसमें से चुनते हैं तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा ये, और आपको पूरे नंबर इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद अगला है क्षैतिजीय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर, समस्त बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती है। तो ये देखें, इस तरीके से अगर हम बनाएंगे डी, तो हमने बताया है कि इस तरीके से जब हमारा क्षैतिजीय मांग वक्र बनता है तो यहाँ मांग की लोच जो होती है वो कैसी हो जाती है? अनंत लोच हो जाती है, क्योंकि कीमत स्थिर है और मांग में कितना भी परिवर्तन हो सकता है, यानी पूर्ण लोचदार की स्थिति है ये। तो हम यहाँ पे पूर्ण लोचदार भी लिख सकते हैं, अनंत लोच भी लिख सकते हैं, और दोनों में आपका सही हो जाएगा ये। अब इसके बाद है वह नियम जो अल्पकाल में लागू होता है, सॉरी खाली स्थान है यहाँ पे, ये खाली स्थान में लागू होता है, परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये अल्पकाल की धारणा होती है, अल्पकाल में लागू होने वाले नियम को अपन परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। और दीर्घकाल में लागू होने वाले नियम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। 4th नंबर का है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इस्पात की चादर का उपयोग, बर्तन बनाने के लिए तांबे का बर्तन का प्रयोग। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी। तो मध्यवर्ती और अंतिम में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला आता है हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति, आय में प्रति इकाई परिवर्तन। तो हमेशा जो है सीमांत बताने के लिए हम इकाई परिवर्तन की बात करते हैं। आय के साथ किसका संबंध होता है? हमेशा बचत का होता है। तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन जो है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। अब अगला है किसी देश का कुल राजस्व व्यय है 8 लाख करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां हैं 6,50,000 करोड़ रुपए। तो राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा मैंने बताया है कि घाटा 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक राजस्व घाटा भी होता है। घाटा निकालने के लिए हमेशा आप क्या करोगे? व्यय में से प्राप्तियों को या आय को घटा दोगे। तो 8 लाख में से 6,50,000 घटेंगे तो 1,50,000 आपका उत्तर आ जाएगा। अब सत्यासत्य पे आ जाते हैं। चाय तथा काफी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के बदले में कर सकते हैं। तो चाय और कॉफी एक साथ यूज नहीं करते हैं, एक दूसरे के बदले में यूज होती हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं बिल्कुल सही है। सीमांत लागत वक्र युवाकृति के होते हैं, युवाकार के होते हैं। हाँ, अल्पकाल में जो है लगभग सभी लागत वक्र युवाकार के होते हैं। केवल एक लागत वक्र है हमारा औसत स्थिर लागत वक्र, जो अति परवलय आकार होता है। बाकी अल्पकाल की स्थिति में लगभग सभी लागत वक्र हमारे युवाकृति के होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। फिर एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें जो है फर्म कीमत स्वीकारक होती है, पूर्णतः सही है। फिर अपन आगे देखेंगे तो औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी बराबर एस बटे बाई। अब ये हमारा यहाँ देखें, एस का मतलब होता है सरप्लस, सरप्लस मतलब होता है बचत, जबकि यहाँ क्या दिया है? उपभोग। अगर ये सी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन दिया है एस। तो ये हमारी औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र है, ना कि उपभोग प्रवृत्ति का। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद अगला दिया गया है 5वां, मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.8 है, तब सरकारी व्यय गुणक होगा। तो हमें सूत्र भी दिया गया है 1/1 माइनस सी, सी का मान हमें 0.8 दिया गया है। अब एक में से अगर अपन 0.8 को घटाते हैं तो क्या बचेगा आपका? 1/0.2 बच जाएगा आपका। और 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 को हम लिख सकते हैं 10/2। थोड़ा सा अगर आप गणित का ज्ञान रखते हैं तो दशमलव जो लगा हुआ उसके आगे जो है बटे करके एक बना के 0 बनाया जाएगा और संख्या पलट जाएगी। तो 10/2 बराबर हो जाएगा 5। तो 5 जो दिया है आपका वो सही दिया गया था इसमें, और ये सत्य हो जाएगा। अब 6वां है, किसी वर्ष भारत का निर्यात दिया गया है $150 मिलियन और आयात दिया गया है $250 मिलियन का। तो व्यापार संतुलन पूछा है हमारा। तो व्यापार संतुलन जो है $390 मिलियन, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो व्यापार संतुलन है निकालने के लिए संतुलन कब आएगा? जब निर्यात और आयात दोनों बराबर होंगे, पर निर्यात का मूल्य कम है और आयात का मूल्य ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप निर्यात में से आयात को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के $90 मिलियन आएंगे, ना कि $390 मिलियन। तो ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा। संतुलन के लिए आवश्यक है कि निर्यात और आयात दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है आपको। अब जोड़ी बनाओ जो है ये आती है, और जब भी आपको परीक्षा में जोड़ी बनाओ आती है तो एक साइड के पूरे आप सही सही लिख लें पहले, जैसे ए पोर्शन में ये लिखा हुआ है। फिर इसके सामने जो बी नंबर लिख के या बी या आ बा जो भी लिख के आता है, और उसके सामने सही सही अपन को बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर वाला वन साइडेड अकेला लिख देते हैं और उसमें भी सीक्वेंस गलत कर देते हैं।
तो इसका भी आपके मूल्यांकन पे असर पड़ता है। अगर जांचने वाला सही से समझ नहीं पाता है तो फिर आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो आप वन साइडेड का पूरा पूरा लिख लें और दूसरे साइडेड का आपको सही करके लिखना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखाने के लिए उनको मिला के बता दे रहा हूँ। तो जो जो आपको पहले बनते हैं सरलता के साथ में, पहले उनको मिला लीजिए ताकि आपके नंबर सिक्योर हो जाएं। फिर जो नहीं बनते हैं, जिनमें तुक्का लगाने वाला काम है, दो बातें होंगी, या तो सही होंगे या गलत होंगे, लेकिन जितने के प्रति आप सिक्योर हैं उतने नंबर तो आपके फाइनल हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसा मिलाया गया है वो देखते हैं अपन कि महामंदी वर्ष सबने पढ़ा है 1929 में महान मंदी आई थी ये। फिर इसके बाद जो है जो अपन से बन सकता है, जैसे कि जॉन मैनार्ड कीन्स का जन्म, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो या आपने पढ़ा हो तो 1883, और वैसे भी इसमें सन वाला और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो जन्म वर्ष यही आएगा आपका। फिर कुल संप्राप्ति, जिसे हम कुल आय और कुलागम भी कहते हैं, कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें तो कुल संप्राप्ति निकल के आ जाएगी। सीमांत उपयोगिता, ये क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता में परिवर्तन, तो सीमांत उपयोगिता से जोड़ी बन जाएगी। फिर हम देखें अगला हमारा कौन सी जोड़ी हमारी सरलता से बन सकती है और हम सिक्योर हो सकते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? नगदी एवं बैंक जमान, बिल्कुल सही जोड़ी हो जाएगी। आपको बिल्कुल इसके सामने लिखना है जब आप उत्तर कॉपी में फाइनल जब आप आंसर देंगे अपना परीक्षा में। सीमांत उत्पाद, तो सीमांत को हमेशा जब सूत्र में अपन डेल्टा के रूप में दिखाते हैं तो डेल्टा के रूप में दिखाते हैं TPL अपॉन L आ जाएगा इसका। फिर आखिरी में जो बचता है आपका वो देख लीजिए, उपयोगिता बची है, और यहाँ बचा है आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। तो अपन को क्या करना है? अपन को इससे मिला देना है इसको। ठीक है, इतना करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा आ जाता है प्रश्न 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे बजट सेट किसे कहते हैं? तो याद रखें, दो वस्तुओं का समूह या बंडल जिसे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत पता होने पर खरीद सकता है। किसकी आय? उपभोक्ता की आय। और कीमत किसकी? वस्तु की कीमत। पूर्ति की लोच का सूत्र है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ एस इक्वल टू दिखा दिया गया है आपको कि क्या आएगा आपका इसमें। तो ES बराबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कि ES बराबर हो जाएगा आपका पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा मैंने, एक नंबर के लिए आपको नंबर मिलेगा। इसमें आपको उत्तर लिखना है पूर्ति की लोच का सूत्र बराबर करके बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। बाजार संतुलन का केवल चित्र बनाइए, तो ये मैंने आगे बढ़ा के बना दिया है इसको। आप देखें इसको कि यहाँ पर OY अक्ष पर वस्तु की कीमत हमेशा दिखाई जाती, तो दिखा दी OP कीमत है और OQ मात्रा है X अक्ष पे, और ये हमारा DD वक्र है और ये SS वक्र है हमारा। और E बिंदु जो है जहाँ इन दोनों को कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है उसे हम संतुलन बिंदु कहते हैं। तो संतुलन मात्रा OQ, संतुलन कीमत OP, और संतुलन कहाँ स्थापित हो रहा है? E बिंदु पे संतुलन स्थापित हो रहा है। अब किसी देश का राष्ट्रीय उत्पाद GNP है 5 लाख करोड़ रुपए का, उस वर्ष मूल्य ह्रास D 50,000 करोड़ रुपए का है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो आप देखें, पहले ये देखिए किससे किसको निकालना है। लास्ट के अक्षर से मिलाए हम तो P ही रहेगा, मतलब प्रोडक्ट रहेगा आपका, उत्पाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा N है और यहाँ भी N है, हमको हमेशा पीछे की तरफ से मिलाना, तो N से N मिल गया, मतलब यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। फर्स्ट में G दिया है और G से हमें क्या बनाना है? N बनाना है। तो G का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या हो गया आपका? सकल हो गया। और सकल में क्या होता है? हमेशा मूल्य ह्रास जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमारा बन जाएगा N फॉर नेट, नेट आने शुद्ध। तो GNP में से अगर D घटा दिया जाए तो बन जाता है NNP। तो 5 लाख में से अगर आपने 50,000 घटा दिए तो बन जाएंगे 4,50,000 करोड़ रुपए, और ये हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 2 प्रश्न और बचते हैं इसके, सरल हैं काफी, कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो आप लिखें भारत में केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पूरा वाक्य में उत्तर लिखा करें, कई बच्चे केवल एक अक्षर लिख के आ जाते हैं तो वो भी सही नहीं है, अपन को पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? तो यहाँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सरप्लस, APS बराबर होता है AS बटे Y। ध्यान रखें आप इसको। अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में जानबूझकर कम किया जाता है तो इसे हम कहते हैं अवमूल्यन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अधिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जो है अपडेट प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।